हेलो फ्रेंड, तो आपके सामने लेकर आ गए हैं लेक्चर नंबर 25, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं डैम से रिलेटेड। ठीक है, और डैम से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि उससे रिलेटेड क्या क्या फोर्स होते हैं, क्या वेट होता है, कौन कौन से प्रेशर होते हैं, उस सारा कुछ यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो जानेंगे कि ये डैम होता क्या है। तो डैम क्या होता है? एक फिजिकल बैरियर होता है जिससे कि हम पानी को एक जगह पर कलेक्ट कर सकें और जब ज़रूरत हो, चाहे वो किसी भी पर्पज़ के लिए हो, उसको हम यूटिलाइज कर सकें। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम फटाफट लिख लेते हैं। जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में हम फटाफट लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है? डैम क्या होता है? डैम इज अ फिजिकल बैरियर और obstruction constructed across a river or stream so as to store or divert the water। क्लियर? या तो हम उसको स्टोर करते हैं या तो डाइवर्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्लियर? आगे हम पॉइंट क्या लिखने वाले हैं? द लेक ऑफ वाटर, द लेक ऑफ वाटर which is formed at upstream is called as reservoir। जहाँ पे आपका पानी इकट्ठा होता है उसको क्या बोलते हैं? रिजर्वियर होता है। ठीक है, आपका डैम अगर आप देखोगे तो डैम किस तरीके से होता है? इस तरीके का आपका डैम होता है। ठीक है, इस तरीके का आपको डैम देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरफ जो वाटर रहता है, इस तरफ जो कलेक्ट वाटर रहता है, उनको बोला जाता है रिजर्वियर। ये जो रहता है जहाँ पे ये एक लेक तरीके का रहता है, इसको बोला जाता है अप स्ट्रीम। ठीक है, और यहाँ जो पानी रिलीज किया जाता है इसको बोला जाता है डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, इस तरीके से शॉर्ट में उसको इंडिकेट भी करते हैं। क्लियर आ रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये डैम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखा है। अब हम आ जाते हैं ग्रेविटी डैम क्या है। जैसे कि टॉपिक मैंने स्टार्टिंग में डाल के रखा था, तो ग्रेविटी डैम क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। नाम क्या है? ग्रेविटी डैम। नाम से ही आपको आइडिया मिल रहा होगा। ठीक है, नाम से ही आइडिया मिल रहा है। ठीक है, ग्रेविटी डैम क्या होता है? दिस इज द टाइप ऑफ डैम, लिखते जाता हूं मैं। दिस इज द टाइप ऑफ डैम in which its own weight resists the external forces such डैम। ठीक है, क्या होगा? सच डैम may be constructed of masonry और कंक्रीट। मशीनरी का होगा या तो कंक्रीट का होगा। ठीक है, क्या बोला है? दिस इज द टाइप ऑफ डैम इन विच इट्स ओन वेट रजिस्ट द एक्सटर्नल फोर्स। रजिस्ट द एक्सटर्नल फोर्स का मतलब है कि एक्सटर्नल फोर्स क्या है? एक्सटर्नल फोर्स क्या है? ये जो पानी है, ये एक्सटर्नल फोर्स है, और ये जो फोर्स आ रहा है डैम के ऊपर, इसको रजिस्ट कर रहा है क्या? अपने खुद के वेट से खुद के वेट जो लग रहे हैं उसके,
उसकी वजह से वो उसको रोक रहा है, ठीक है, उसकी वजह से क्या कर रहा है, रोक रहा है। तो ऐसे डैम को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी डैम बोलते हैं। ऐसे डैम को हम क्या बोलते हैं, ऐसे डैम को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी डैम बोलते हैं। क्लियर हो रहा है, आपको पता चल रहा है ग्रेविटी डैम किसको बोलते हैं? ओके। अब बात आती है कि ये जो ग्रेविटी डैम है, अगर मुझे बनाना है तो उसकी कौन सी साइट, मतलब कहाँ बनाना चाहिए, उसका सिलेक्शन किस तरीके से करते हैं, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो रहा है कि मतलब ये ग्रेविटी डैम बनाना है तो कहाँ पे बनाएंगे, तो उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, कैसे हम उसको सिलेक्ट करेंगे। तो वो कई सारे पॉइंट हैं, उसको हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। तो हेडिंग में डाल रहा हूं जिसका नाम है सिलेक्शन ऑफ डैम साइट। सिलेक्शन ऑफ डैम साइट, सिलेक्शन ऑफ डैम साइट। तो डैम जो साइट है उसका सिलेक्शन पहला अगर मैं बोलूं तो कैसा होना चाहिए, टोपोग्राफिक होना चाहिए। टोपोग्राफिक का मतलब ये हो जाएगा कि वहां पर इस तरीके से होना चाहिए कि डीप वैली जैसा होना चाहिए, डीप वैली होना चाहिए कि सब जगह का पानी उस तरफ आ रहा होगा, इकट्ठा हो रहा होगा, वहां से वो आगे की तरफ फ्लो होके जा रहा होगा। तो ऐसी साइट पर डैम बनाना बेस्ट होता है, ठीक है। तो उसके लिए मैं पॉइंट लिख रहा हूं, पहली पॉइंट जिसका नाम है टोपोग्राफी, ठीक है, शुड बी सच दैट इट हैज डीप वैली, इट हैज डीप वैली, गहरी घाटी होती है, गहरी घाटी होती है, ठीक है। टोपोग्राफिकल हम इसीलिए टोपोग्राफी कैसा होना चाहिए, टोपोग्राफिक होना चाहिए, ठीक है जी, क्योंकि उसमें क्या होता है, डीप वैली होता है। सेकंड नंबर की अगर मैं बात करूं कि जो डैम जो साइट है उसका बेस जो फाउंडेशन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, इम्परवियस होने, इज टू बी लेड शुड बी इम्परवियस। इम्परवियस का मतलब क्या हो, परवियस ना हो। इम्परवियस का मतलब क्या है कि परवियस ना हो, परवियस मतलब समझ रहे हो कि पास ना, वाटर उससे पास ना हो जाता हो, ठीक है। तो ऐसा उसका बेस होना चाहिए। तो मैं इस पॉइंट को भी लिख देता हूं, बेस ऑफ डैम। ये क्या हो गया भाई, थोड़ा सा बैक जाते हैं, हाँ चलिए आगे मैं लिख लेता हूं, बेस ऑफ डैम साइट वेयर फाउंडेशन is to be laid should be क्या होना चाहिए, impervious, impervious होना चाहिए। क्लियर, पॉइंट क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं कि ऐसा रीजन होना चाहिए, ऐसी जगह पर होना चाहिए जहां पर वो अर्थक्वेक ना आता हो, ऐसे जोन में होना चाहिए जहां पे अर्थक्वेक आने की पॉसिबिलिटी ना हो। तो वो भी पॉइंट लिख लेते हैं, रीजन शुड बी फ्री फ्रॉम अर्थक्वेक एक्टिविटी। क्लियर, समझ में आ रहा है। इस तरीके से हम वहां पे बनाएंगे जहां पर क्या हो सके, वो अर्थक्वेक वाला एरिया ना हो, ठीक है। और अगर आपको मैं बोलूं कि एक डैम बना है जहां पे इस तरीके का सिस्मिक एक्टिविटीज देखने को मिलती है, जिसका नाम है कोयना डैम, महाराष्ट्र में है, ठीक है, थोड़ा बहुत वहां पर देखने को मिला है, ठीक है। तो वो उस तरीके का ही बनाया जाएगा कि वो उसको क्या कर सके, झेल सके। अगर थोड़ा बहुत वाइब्रेशन आ रहा है तो वो उसको झेल सके। महाराष्ट्र में जो कोयना डैम है वो इससे रिलेटेड है। तो एक काम कर सकते हैं, नोट में इसको लिख लीजिए,
नोट में हम लिख लेते हैं क्या, व्हेन कंस्ट्रक्टेड ऑफ डैम हैव मेड रीजन सिस्मिकली एक्टिविटी, अगर आपको मिल गया एक्टिव हो, अगर मान लो, दिस फेनोमेना इज नोन एज रिजर्वियर इंड्यूस्ड सिस्मिसिटी। ठीक है, और एग्जाम्पल के तौर पे आपने ले लिया कोयना डैम, जो कहाँ है, इन महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र में है। तो एक तो ये तीन पॉइंट आपके हो गए। चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट के लिए ध्यान रखें कि ऐसा जगह पर हो जहां पर मटेरियल और लेबर इजीली अवेलेबल हो सके। तो ये पॉइंट भी लिख लेते हैं, इजीली अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल एंड लेबर, इजीली अवेलेबल हो। ठीक है, और फिफ्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं, फिफ्थ पॉइंट की, तो वो किस तरीके से होना चाहिए। एक तो रिवर जो होगा वो शुड बी पेरेनियल होना चाहिए। मतलब अभी मान लो कि यहाँ से जो रिवर निकालेंगे वो कैसा होना चाहिए, पेरेनियल होना चाहिए, फ्लो थ्रू आउट द ईयर, सालों साल बहता रहे उसमें पानी, सालों साल पानी आता रहे, इस तरीके का वो रिवर होना चाहिए। ठीक है, तो रिवर शुड बी perennial flowing throughout the year, सालों साल वो क्या होना चाहिए। ठीक है, और एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हो कि इंडियन हाइडल पावर अकाउंट ऑफ 18% ऑफ द टोटल पावर जनरेशन। और आप अगर देखोगे कि इंडिया में हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हो रहा है उसमें, इन पूरा इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होता है उसमें 18% इसका रोल है, हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी का इम्पोर्टेंट रोल है। ये आपने नोट करके लिख सकते हो, चाहे लिखो या आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, क्या बात करने वाला हूं आगे, फोर्स एक्टिंग ऑन ग्रेविटी डम, फोर्स एक्टिंग ऑन ग्रेविटी डैम। कौन कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं, जैसे कि मैं अगर पहला बोलूं कि एक तो ग्रेविटी फोर्स है जो वेट की तरह से है, दूसरा है वाटर प्रेशर, दूसरा क्या है, वाटर प्रेशर है, तीसरे की अगर मैं बात करूं तो अपलिफ्ट प्रेशर, बहुत काम देता है अपलिफ्ट प्रेशर, चौथा है जो अर्थक्वेक फोर्स। ठीक है, समझ में आ रही है ना, हाइड्रोडायनेमिक फोर्स, हाइड्रोडायनेमिक फोर्स, और कौन कौन से फोर्स आ जाएंगे, जैसे कि सिल्ट प्रेशर आ गया, और वेव प्रेशर आ गया। ये सब वन बाय वन देखेंगे, सब के सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, विंड प्रेशर आ गया,
और आइस प्रेशर आ गया।